नमस्ते बच्चों। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 से पाठ क्रमांक 5 पारिवारिक मूल्य यह पढ़ेंगे। तो पारिवारिक मूल्य मतलब क्या? पारिवारिक मतलब यहाँ पर पारिवारिक का अर्थ होता है परिवार, और मूल्य मतलब हम परिवार से या हमारे आसपास के परिसर से क्या सीखते हैं, कौन सी अच्छी बातें सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। अभी देखते हैं निर्णय लेने में सहभाग। परिवार में हम सभी लोग एक साथ रहते हैं। प्रत्येक को रुचि और रुचि अलग अलग होती है। विचार और मत भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हम भी दूसरों की अपेक्षा अलग है। यद्यपि ऐसा होने पर भी अपनी बातों में हमारे विचार और मत दूसरों से मिल सकते हैं। हम एक दूसरे को प्रति प्रेम तथा आत्मीयता होती है। मतलब हमारे परिवार में हम लोग क्या करते हैं? सभी एक साथ रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सब क्या करते हैं, सबकी रुचि, सबकी आवड़ जो रहती है वो सब भिन्न भिन्न अलग अलग होती है। फिर भी क्या होता है, हम एक साथ एक छत के नीचे सभी रहते हैं। सबके जो विचार करने की क्षमता होती है वो भी भिन्न होती है, अलग होती है। फिर भी हम लोगों के बीच में क्या होता है, हमारे परिवार के बीच में एक दूसरे के प्रति प्यार और आत्मीयता होती है। हम क्या करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की खोज खबर लेते रहते हैं। परिवार की किसी भी बात पर निर्णय लेने समय हम एक दूसरे से क्या करते हैं, पूछते हैं। कोई भी अगर हमारे परिवार में किसी चीज़ के बारे में हमें निर्णय लेना हो तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से पूछताछ करते हैं। आपस में बातचीत करके ऐसा निर्णय लिया जाता है जो सबको स्वीकार होगा। आपस में हम लोग चर्चा करते हैं और उस जो भी निर्णय लेना है वो लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, और जो निर्णय सबको मंजूर होगा वैसा ही निर्णय हम लेते हैं। इस पद्धति से हम लोग परिवार का निर्णय लेने में सहभागी होते हैं। मतलब ऐसी पद्धति करके एक दूसरे के साथ बातचीत करके हम लोग क्या करते हैं, परिवार के लिए निर्णय लेने में सहभागी होते हैं। तो निर्णय लेने में सहभागी होने पर क्या होता है यह देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्रत्येक को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। मतलब जब भी निर्णय लेना है, सबको मिलकर निर्णय लेना है, तो सभी को अपनी अपनी बात कहने का अवसर मिलता है। एक दूसरे के साथ विचार करके निर्णय लेने से विषय पर चर्चा होती है और सभी पहलू समझ में आते हैं। अगर किसी चीज़ पर निर्णय लेना हो, एक दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और सभी विषयों पर क्या होती है, चर्चा होती है, और सभी पहलू, उस विषय के सभी जो पहलू होते हैं उससे हम लोग समझ पाते हैं। यह जानकर कि परिवार में हमारे मत को महत्व दिया जाता है, हमें परिवार के प्रति अधिक निकटता प्रतीत होने लगती है। मतलब हमें यह पता चलता है कि हमारे परिवार में हमें क्या दिया जाता है, महत्व मिलता है, और हम अपने परिवार के प्रति अधिक निकट होने का हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है। अपने परिवार से कुछ निर्णयों में ऐसा हमारा सहभाग होता है, वैसा ही सहभाग हमारी सार्वजनिक समस्याओं के लिए भी हमारा होना चाहिए। समाचार पत्रों में हम जनसभा के कुछ समाचार पढ़ते हैं। ऐसे कुछ प्रातिनिधिक समाचारों का सारांश नीचे दिया गया है। इसमें से सार्वजनिक समस्याएं कौन सी है और उसके लिए लोगों ने किस प्रकार सहभाग लिया है उसकी कक्षा में चर्चा करनी है। ये जो चर्चा दी है ये पढ़ो तथा चर्चा करो। इसमें क्या दिया है, महानगर पालिका के अनुमान पत्र में नागरिकों का सहभाग, खर्च किन मुद्दों पर करना है यह नागरिक निश्चित करेंगे। मतलब महानगर पालिका का जो अनुमान पत्र है उसमें नागरिक क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, और खर्च किन मुद्दों पर करना है इस पर क्या करेंगे, वो चर्चा करेंगे। उसकी निश्चिति कौन करेगा, नागरिक करेंगे। शहर के विकास प्रारूप में सुधार करने के सुझाव के लिए नागरिकों की भीड़, 6 गाँव को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन, ग्रामीणों को आनंद, सड़क का निर्णय हो इसलिए 6 गाँवों के नागरिकों का सामूहिक प्रयत्न। मतलब ये जो है गाँव में सड़क बनने के लिए इसलिए क्या करना पड़ेगा, सभी नागरिकों को क्या हुआ, आनंद हुआ, और सभी एकजुट मिलकर आए हैं। हम यह महसूस करते हैं कि हमारे परिवार में कई छोटे छोटे परिवर्तन होने चाहिए। परिसर के परिवर्तनों के विषय में सभी लोगों को सामूहिक निर्णय लेना हितकारी होता है। हमारे द्वारा चुनी गई सरकार सार्वजनिक समस्याओं के विषय में निर्णय लेती है। यदि सरकार द्वारा लिया गया कोई निर्णय अनुचित लगे तो उस पर हम हमारा मत भी दे सकते हैं। इस प्रकार प्रक्रिया में हम सहभागी हो सकते हैं। मतलब हमने हमारे परिसर में, हमारे आसपास के
परिसर में निर्णय लेने के लिए किसको चुना है? सरकार को। अपनी जो सरकार रहती है वो हमारे आसपास के परिसर के बारे में निर्णय ले सकती है। अगर हमें वो निर्णय नहीं मंजूर तो हम उसमें अपना मत भी दे सकते हैं। इसलिए ये जो निर्णय है परिसर के, इसके लिए हमने क्या किया है? किसका चुनाव किया है? सरकार का चुनाव किया है। अभी देखते हैं ईमानदारी तथा बेईमानी के परिणाम। हमसे अच्छी बुरी घटनाएं घटित होती रहती है। कभी हम भूले भी हो जाते हैं। कोई भूल हो गई तो यह बात ध्यान में आती है। उसके विषय में माता पिता, भाई बहनों तथा मित्रों से खुलकर बात करनी चाहिए। परिणाम स्वरूप हमसे जो गलती हुई है उसे सुधारने का अवसर मिलता है और हमारी ईमानदारी भी दिखाई देती है। इसके साथ साथ अपना काम सच्चाई से करना भी आवश्यक है। रिश्तों के पारस्परिक विश्वास को प्रयत्नपूर्वक बनाए रखना और किसी को धोखा न देना भी ईमानदारी का लक्षण है। ईमानदारी हमें निर्भर बनाती है। इसके विपरीत बेईमानी का व्यवहार करने पर हमारा आत्मविश्वास कम होता है। परिवार तथा अपने सार्वजनिक जीवन में भी हमें ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति के प्रति सब में आदर की भावना होती है। ईमानदारी क्या है? हमारी शक्ति है। अभी देखो ईमानदारी और बेईमानी के क्या परिणाम होते हैं यहाँ पर दिया गया है। हमें तो हमेशा कैसे रहना चाहिए? ईमानदारी के साथ ही रहना चाहिए। अगर ऐसा कोई नहीं है कि किसी से गलती नहीं होती, लेकिन उस गलती को हमें मानना भी चाहिए। अगर हम ईमानदारी से रहेंगे तो ही हमारे साथ कोई भी खड़ा रहेगा। अगर हम बेईमानी करेंगे तो हमारे साथ कोई भी नहीं रहेगा। ईमानदारी के जो परिणाम होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं और जो अगर बेईमानी करेंगे तो उसके परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। बेईमानी से व्यवहार करने से हमारा आत्मविश्वास जो होता है वो कम होता है। वही ईमानदारी हमारी क्या है? शक्ति है। ईमानदारी के बल पर हम कोई भी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी। सार्वजनिक जीवन में भी ईमानदार होने पर सार्वजनिक सेवा सुविधाएं हमें अच्छी तरह से मिलती है। बस, अथवा रेल द्वारा बिना टिकट यात्रा करने से क्या होगा? हमारी परिवहन व्यवस्था घाटे में आ जाएगी और कुछ दिनों में ही बंद हो सकती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से टिकट लेकर चले तो यह समस्या नहीं होगी। ईमानदारी के व्यवहार से सार्वजनिक जीवन की कार्यक्षमता में वृद्धि की जा सकती है। ईमानदारी का बोध हमारे सार्वजनिक जीवन के अनुशासन तथा कार्यक्षमता की वृद्धि में उपयोगी सिद्ध होता है। अभी ये हुआ हमारे परिवार से, हमारे आसपास के मित्र के संबंधी ईमानदारी। अगर हम अपने सामाजिक जीवन से भी ईमानदारी करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो समाज है वह आगे बढ़ सकता है। बिना टिकट के हम लोग को प्रवास नहीं करना चाहिए, टिकट लेकर ही प्रवास करना चाहिए। अगर बिना टिकट के हम प्रवास करेंगे तो हमारी रेल यात्रा या फिर बस कंपनी जो है वो क्या करेंगे? घाटे में जाएगी। अभी सहयोग के लाभ। परिवार में एक दूसरे को सहयोग करते रहते हैं। इसी प्रकार सामूहिक खेल खेलते समय खिलाड़ियों के पारस्परिक सहयोग जितना अधिक होता है उतना उनका खेल अच्छा होता है। खेल के सहयोग भावना खेल तक ही सीमित न रहकर उसे अपने सामाजिक जीवन में भी लानी चाहिए। सामाजिक जीवन में सभी को सहयोग की आवश्यकता होती है। हमें भी दूसरों के सहयोग की आवश्यकता होती है। गांव अथवा शहर का मेला, उर्स, रैली आदि कार्यक्रम में एक दूसरे के सहयोग से ही यशस्वी रूप से संपन्न होते हैं। अभी हमें क्या करना चाहिए? सभी को सहयोग करना चाहिए। जैसे खेल में खिलाड़ी एक दूसरे को सहयोग करते हैं, यही भावना हमें अपने निजी ज़िंदगी में भी लानी चाहिए। कोई भी कार्यक्रम हो उसमें सहयोग करेंगे तो कोई भी कार्यक्रम अच्छे रूप से यशस्वी होगा और संपन्न होगा। अभी देखते हैं सहिष्णुता। अभी सहिष्णुता मतलब क्या, यह देखते हैं। हम सभी में कुछ गुण दोष होते हैं। ऐसा कोई नहीं कि जिसमें कोई गुण नहीं है और दोष भी नहीं है। अभिभावकों को तथा सखा सहेलियों की मदद से हम अपने दोष दूर कर सकते हैं। हमारे जो मित्र रहते हैं उनकी मदद से हम अपने अंदर के जो दोष रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। एक दूसरे के विचार हर समय एक दूसरे को स्वीकार होंगे ऐसा नहीं होता है। हमारे मित्रों के बीच कभी कभी मतभेद भी होते हैं। ऐसे समय में मैं ही सही हूँ ऐसा न मानकर दूसरों की बातें भी समझनी चाहिए। समय पड़ने पर दूसरों की बातों को भी हमें क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। इससे सहिष्णुता की भावना उत्पन्न होती है। हर जगह पर मैं ही ठीक हूँ,
मैं ही सही हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमें दूसरों की भी बातें सुन लेनी चाहिए। तो इससे क्या होती है, सहिष्णुता की भावना उत्पन्न होती है और उसका पोषण भी किया जा सकता है। सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है, अपने से भिन्न मतों का आदर करना। सहिष्णुता का अर्थ मतलब क्या, हमारे मतों से जिसकी मतें अलग हो उसका, उनके मतों का भी हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तभी हमारे अंदर सहिष्णुता है ऐसा माना जाएगा। हमारे देश में सहिष्णुता को विशेष महत्व दिया जाता है। विविध धर्मों, संप्रदायों, परंपराओं तथा रीति रिवाजों का पालन करने वाले अनेक लोग यहाँ रहते हैं। इन कारणों से सभी को सहिष्णुता का पालन करना आवश्यक है। विविधता की सुरक्षा सहिष्णुता के कारण होती है। विविधता हमारे सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाती है। सहिष्णुता सामाजिक सौहार्द का पहला चरण है। इसके कारण हम एक दूसरे का भी विचार सहानुभूतिपूर्वक करते हैं। अपने परिसर की समस्याओं का निराकरण का प्रयत्न हम सहिष्णुता के कारण ही करते हैं। हमारे देश में क्या है, सहिष्णुता को विशेष महत्व दिया गया है। हमारे देश में अलग अलग धर्म, संस्कृति, संप्रदायों, परंपराओं के पालन करने वाले लोग रहते हैं। अगर हम लोग ये सभी लोग एक देश में रहते हैं तो हम किसके भरोसे रह रहे हैं, सहिष्णुता के बल पर ही हम लोग एक साथ सभी एक देश में रह रहे हैं। अभी सहिष्णुता के साथ साथ स्त्री पुरुष समानता भी बहुत ज़रूरी होती है। मनुष्य के रूप में लड़का लड़की अथवा स्त्री पुरुष समान होते हैं, उनका स्तर समान होता है। लड़का और लड़की में मतभेद न करते हुए दोनों को ही समान मानना स्त्री पुरुष समानता है। तो लड़का लड़की में कोई भी मतभेद न करते हुए दोनों को समान मानना ही क्या है, स्त्री पुरुष समानता है। लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। अपने मित्रों की संगति में हम सभी एक दूसरे को समान ही मानते हैं। हम जब अपने मित्र मैत्री में रहते हैं तो क्या करते हैं, हम एक दूसरे को ही समान ही मानते हैं। कोई लड़का है या लड़की है ऐसा भेद हम लोग नहीं करते हैं। समानता की यह भावना हमें भविष्य में भी नागरिक के रूप में बनाए रखनी चाहिए। अगर यही भावना, अगर हमारे मित्रों के प्रति हम जो भावना दिखाते हैं, यही भावना हमने अपने समाज के प्रति दिखाई तो हम उत्तम नागरिक बन सकते हैं और इसी भावना हमें बनाए रखनी चाहिए। समानता की भावना में वृद्धि होने के कारण सभी लोग प्रगति कर रहे हैं। मतलब स्त्री पुरुष समानता होने के कारण क्या हो रहा है, सभी लोग प्रगति कर रहे हैं। स्त्रियाँ जो रहे हैं वो भी आज बहुत दूर दूर तक प्रगति कर रही है। सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों को क्या है, शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिलता है हमारे देश में। भोजन, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा स्त्री पुरुषों को समान आवश्यकता है। मतलब भोजन, वस्त्र, निवास और स्वास्थ्य तथा शिक्षा, यह स्त्री और पुरुष दोनों की समान ऐसी आवश्यकताएं है। समानता के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से होनी चाहिए। ऐसी सुख सुविधाओं पर स्त्री और पुरुष का समान अधिकार होता है। इसी प्रकार सभी स्त्री पुरुषों को प्रगति के समान अवसर मिलने चाहिए। मतलब सभी को सभी सुख सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को ही समान अधिकार मिलना चाहिए। तो अभी हमने क्या सीखा, यह देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, परिवार के छोटे बड़े निर्णयों में सबका सहयोग होना चाहिए। जो निर्णय लेने की क्षमता देखा उसमें हमारे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए। हम व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से ईमानदार होने चाहिए। सहिष्णुता तथा सहयोग के कारण हमारा सामूहिक जीवन निरामय और सामंजस्यपूर्ण होता है। हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता दिखानी चाहिए और एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। सहिष्णुता के कारण विविधता की सुरक्षा हो सकती है। सहिष्णुता के कारण जो हमारे देश में विविध जाति धर्म के, संस्कृति के, परंपरा के लोग रहते हैं उनके बीच में क्या हो सकती है, सुरक्षा हो सकती, विविधता की सुरक्षा हो सकती है। स्त्री पुरुष समान होते हैं, इनमें मतभेद करना उचित नहीं है। जो स्त्री पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं, इनमें मतभेद नहीं करना चाहिए। इस तरह से पारिवारिक मूल्य यह पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है बच्चों। अगली इसमें हम लोग इसका स्वाध्याय हल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।